यहाँ पे जो भी दंपति स्वरूप आए हैं, कोई अकेले भाई आए हैं, अकेले बहनें आई हैं, तो इनका स्वागत तो हम करते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत आनंद भी होता है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप सब लोग आपके पूरे दैनंदिन जो भी व्यवहार है तो उससे वक्त निकाल के विकास के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ आगे कुछ अच्छा करना है, हमारे बच्चों के बारे में है या हमारे खुद के बारे में है, तो इसके लिए ये सब यहाँ आए, ये तो अभिनंदनीय बात है। अभी पिछला सत्र जो चल रहा था और एक एक भाई या ताई आगे आके बोल रहे थे, तो उन्होंने एक लास्ट में एक दादा थे, उन्होंने बात की थी कि रियल विकास वही है जो समाज के अनुसार परिवर्तन होता है, समाज के अनुसार जो विकास होता है, यानी भाषा का जो बोल रहे थे हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये होना ही नहीं चाहिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। तो मेरी भी एक प्रॉब्लम है, हिंदी बोलने में दिक्कत आती है, फिर भी अभी उन्होंने बोला है कि ये विकास है रियल तो अभी उसके तरफ जाती हूँ। बीच बीच में मराठी शब्द भी आएंगे तो समझ लेंगे आप लोग, क्योंकि हम एक कुटुंब है, एक कुटुंब करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। जीवन विकास जो है उसकी शुरुआत ही कुटुंब से होती है, यानी वो मूलभूत एक घटक है समाज का, सबसे छोटा वाला घटक है और मूलभूत घटक है जिससे विकास की शुरुआत होती है। एक विषय शुरू करने से पहले एक मराठी में एक बहुत प्रसिद्ध एक साहित्य कृति है जिसका नाम है नट सम्राट। जो भी यहाँ पे मराठी भाई बहन बैठे हैं उन्होंने नाम सुना नहीं, किसी ने, ऐसा नहीं है। नासिक के जो कुसुमाग्रज करके, कल एक कविता भी सुनाई थी दादा ने, तो कुसुमाग्रज करके एक साहित्यिक है, उनकी अजरामर, मराठी में अजरामर बोलते हैं जिसको अंत नहीं होता है, वो चिरकाल तक ध्यान में रखते हैं, ऐसी साहित्य कृति नट सम्राट नाटक है। तो उसमें एक वाक्य है, उससे ही वो प्रसिद्ध है, कोई घर देता का, कोई घर, कोई हमें घर देता है क्या? ऐसे एक आदमी ऐसे रास्ते में घूमता है और कुछ कोई मुझे घर देता है क्या? घर, ऐसे आर्त स्वर अंदर से बहुत क्या बोलते हैं उसको, लगन से नहीं, ऐसे अस्वस्थ आर्त भाव से वो ऐसे मांगता है, कोई मुझे घर देता है क्या? घर। तो जो घर हम जो भी वो देखते हैं नाटक, जिन्होंने भी वो पढ़ा है, सुना है, पिक्चर भी, मूवी भी आई थी, वो भी देखिए, तो वो उनका वो स्वर सुनते ही अस्वस्थ हो जाते हैं कि घर ढूंढने के लिए ये आदमी रास्ते पे पूरा घूमता है, यहाँ वहां फिरता है, तो वो कौन सा घर मांगता होगा? जो फिजिकल रूप से हम जिसे घर बोलते हैं वो घर वो मांगता होगा। यहाँ पे बैठे हुए कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा वो घर नहीं वो मांगता है। तो वो जो घर मांगता था जिसमें उसको एक सपोर्ट मिलता है, एक आधार मिलता है, यानी कि घर हमारी एक सपोर्ट सिस्टम होती है, हमारा आश्रय स्थान होता है, घर में कुटुंब बसता है। तो घर कुटुंब की कुटुंब पूरा होने के लिए एक घर नाम की संकल्पना है जो फिजिकली सिर्फ हमें नहीं माननी चाहिए। वो कुटुंब ऐसा होता है कि जो हर एक जो भी हमारा भावनिक बातें होती है, मानसिक बातें होती है, या फिर शारीरिक, बौद्धिक, हर ऐसी अलग अलग बातें होती है। तो ये सब बातों में विश्वास जो होता है हर एक बातों में का, वो कुटुंब में मिलता है। कोई भी दुख वाली चीज होती है, कोई भी ऐसा थका हुआ मन होता है, तो घर पे आके घर से, कुटुंब से सांत्वन मिलती है, मन को सांत्वना मिलती है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, दिन भर में हम पूरे थके हुए जब घर पे आते हैं,
कितना भी संघर्ष भरा पूरा दिन हमारा अगर चला जाता है, कोई भी समस्याएं आगे सामने आती है, तो ऐसा दुखी थका मन जब भी घर पे आता है तो घर उसकी सांत्वना करता है। यानी घर के लोग, घर में जो भी रिलेशंस है, घर में जो भी वातावरण है, तो वो सांत्वना करता है। जब भी ऐसा कोई भी हम कोई भी काम करके आए, अच्छा वाला काम करके आए या कुछ भी कार्य करते हैं, तो कार्य का उत्साह बढ़ाने के लिए, अच्छा काम अगर करते हैं तो वो काम का प्रशस्ति करने के लिए ये जो घर है वो काम करता है। यानी भावनिक रूप से घर का कार्य जो है वो बहुत महत्व का है। व्यक्ति का जो विकास होता है वो जन्म से लेके वृद्धत्व तक वो पूरा घर नाम के ये छत के नीचे होता है। तो इस तरह ये घर हमारे जो घर यानी अभी कुटुंब हम बोलते हैं, परिवार बोलते हैं, तो ये परिवार कैसे बनता है, तो ब्लड रिलेशन तो होते ही है। मानवता के संबंध के आधार पर हम जहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं या मानवीय या कोई किसी को गोद लेता है, उससे हमारा घर बन जाता है। यानी ब्लड रिलेशन से होता है। हम जो मानवता के नाते से जो भी रिलेशन हमारे नाते बनते हैं, तो उससे ये घर बनता है। तो ये जो घर नाम की, ये कुटुंब नाम की ये जो संस्था है, ये पहली सामाजिक संस्था है, ऐसा कहते हैं। सामाजिक संस्था क्यों है ये? क्योंकि पहला जो भी बच्चे होते हैं, तो अपने घर में वो पहला यानी समाज का पहला संवाद जो होता है ना, यानी हमारे अलावा और दूसरे जो आते हैं वो घर में आते हैं, और वो पूरा समाज में बाद में जाएंगे तो जो चीजें लगेगी वो पहले घर में ही वो सीखते हैं। यानी संपर्क, हमें बातें कैसे करनी है, घर में हमारी भूमिका क्या है, हमें काम कैसे करके लेना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब चीजें जो है आदान प्रदान वाली चीजें, ये पहले घर पे ही बच्चे सीखते हैं। और इसलिए उसे पहला जो सामाजिक संस्था है ये घर से शुरू होती है। सबसे छोटा एकक सामाजिक संस्था का है। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों का पहला स्कूल घर है। हम तो ऐसे बोलते हैं कि अभी बच्चे बड़े हुए हैं, अभी स्कूल में डालना पड़ेगा, अभी शिक्षण का विचार करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे तब तक सीखते नहीं है क्या? बच्चे तो जन्म लेने से ही सब सीखते हैं, भाषा अपने आप सीखते हैं, चलना फिरना बोलना सब सीखते हैं। जो भी उनकी नित्य कर्म है, वो अपने आप सीखते हैं, अंतर उर्मी से सीखते हैं, बाहर जो भी अनुभव आते हैं उससे सीखते हैं, जो भी बड़े उनके सामने जो करते हैं वो अनुकरण करते हैं और सीखते हैं। तो उनका जो सीखना है वो सीखना शुरू ही होता है। तो वो कुटुंब में सभी जो जीवन व्यवहार है उसकी शुरुआत कुटुंब में ही होती है। यानी नैतिक मूल्यों का शिक्षण जो है वो कुटुंब में होता है। कोई भी कुटुंब, हम विकसित कुटुंब कहे या अविकसित कुटुंब कहे, लेकिन कोई भी कुटुंब बच्चों को झूठ बोलना सिखाता नहीं है, बच्चों को चोरी करना सिखाता नहीं है। यानी अच्छी बातें ही कुटुंब में, परिवार में सिखाई जाती है। कोई भी बड़े होते हैं, उनकी प्रैक्टिस भले हो ना हो, लेकिन अपेक्षा तो आगे वाली पीढ़ी से वही होती है कि उन्होंने अच्छा ही बनना चाहिए, हमारे से बेटर उन्होंने बनना चाहिए, और इसीलिए उनकी सोच वैसे होती है और कोई भी वैसा शिक्षण नहीं देता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं वे बच्चे अपने आसपास की जो परिस्थिति है, माहौल है, जो भी वातावरण है, उससे वो कैच करते हैं। इसीलिए नैतिक मूल्यों का शिक्षण जो है वो सकारात्मक परिवार जो है वहां से मिलता ही है। कठोर परिश्रम पे विश्वास,
अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये अपने वर्तन से बड़े बच्चों के आगे रखते हैं, और इसीलिए वो भी बातें कुटुंब से ही मिलती है। आगे भविष्य में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए जो भी चैलेंजेस है आगे की लाइफ में, तो उसके लिए जो जो तैयारी करनी है, फिजिकली करनी है, बौद्धिक दृष्टि से करनी है, मानसिक दृष्टि से करनी है, तो सिद्ध करने का काम। अभी ताई ने भी बताया था कि स्कूल में कितने देर बच्चे जाते हैं, दिन के 24 घंटे में से 5-6 घंटे, अभी गुरुकुल की बात छोड़ दो, लेकिन जो नॉर्मली डे स्कूल है 5-6, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे तक, लेकिन बाकी का पूरा वक्त घर और घर के लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो इसलिए जो भी आगे वाली जो भी चैलेंजेस है, जो भी आह्वान है, तो उसको सिद्ध करने का काम जो है वो परिवार में होता है। तो ये फैमिली मेंबर्स, परिवार, इसमें सशक्त समाज बनता है, क्योंकि हर एक रिलेशन अलग अलग भूमिका में उसको वो पार्ट देता है, अलग अलग भूमिका उसके सामने रखता है। जैसे कि पिताजी की भूमिका होती है, जो भी वडील है, पिताजी है, तो उनकी जो भूमिका होती है कि वो सर्वोत्तम सलाहकार होते हैं, यानी सलाह देने वाले, तो वो भूमिका उनकी होती है। दूसरी जो भूमिका होती है माँ की होती है कि माँ इतना सारा प्यार करती है। माँ का प्यार का अगर वर्णन करे तो आसमां से भी ज्यादा प्यार माँ करती है, उसको उसका बच्चा कभी गलत ही नहीं लगता है। और भाई का अगर बोले तो हमारा सुख वाले क्षण हो, दुख वाले क्षण हो, तो वो शेयरिंग करने के लिए भाई भूमिका अपना वो महत्वपूर्ण होती है भाई की। और बहन की जो भूमिका होती है, वो बहन कभी भी भाई बहन के बारे में अशुभ चिंतन नहीं करती है, शुभ ही चिंतन करती है, अच्छा ही सोचती है। और पत्नी के लिए पति, ये दोनों की पूरे लाइफ पार्टनर ही बोलते हैं, तो मित्र या मैत्रीण जैसी होती है। तो इसलिए ये पूरे जो भी जरूरतें हैं हमें आगे जाने के लिए, विकसित करने के लिए, एक व्यक्ति को बच्चे से परिपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए रिलेशन जो है घर के, वो उसके लिए पूरक होते हैं। और यही आगे आगे जाके इसमें ये संबंधों में व्यापकता आए, तो ये कुटुंब नामक ये छोटी संस्था है, तो इससे एक व्यापक समाज बन सकता है। तो यानी अभी हम हर बार जब भी कुटुंब परिवार की बात आती है, तो पहले के दिन अच्छे थे, पहले अच्छा कुटुंब चलता था, यानी एकत्रित जो पूरा माँ बाप, लड़का लड़की, उनके यानी क्या ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, आंटी, बुआ, आत्या, मौसी, काका, मामा, ऐसे ये सब पूरे रिलेटिव्स, तो इसमें ये था तब अच्छी बात थी, तो सब संस्कार अच्छे होते थे, सब पूरा वातावरण अच्छा था, ऐसे सब बोलते हैं। और अभी अभी तो कुछ रह नहीं गया, अभी तो विभक्त कुटुंब आया है, अभी तो सिर्फ मैं, मेरे बच्चे, यहाँ तक तो परवरिश ठीक से नहीं होती है, अभी बच्चे भी आगे कैसे जाएंगे ये टेंशन वाली बात है। ऐसे प्रॉब्लम हर कोई ऐसे बोलते रहता है। जैसे कि परिवार की अगर व्याख्या की तो अलग अलग व्याख्या भी आई है, और उनमें बेसिक जो है कि पति पत्नी, उनके लड़के, और वो सामाजिक रूप से कोई कर्तव्य बजाए, बच्चों को जन्म दे और आगे बढ़ाए, इसे कुटुंब कहते हैं। इसी एक 2-3 व्याख्याएं हैं, तो उसमें से सार निकाला जाए तो ये व्याख्या आती है। सिर्फ ऐसा है क्या? और जो हम बोलते थे कि पहले वाला जो परिवार था वो बहुत अच्छा था, वो आदर्श था, और अभी नहीं रहा है। तो ये तो काल है, हर एक काल में ऐसे ही लगता है कि अभी की जो वर्तमान की सिचुएशन है ना, उससे पहले वाली सिचुएशन बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी कुछ रुकता नहीं है, चलते ही रहता है, तो हमें वो स्वीकारना चाहिए।
कि पहले का अच्छा है, पहले का अच्छा है, ये करने के बजाय अभी जो है उसमें हम समायोजन कैसे कर लेते हैं। यानी कि अभी जो फैमिली की जो संकल्पना है ये बदल चुकी है। अभी तो दो लोगों की भी फैमिली होती है। अगर साथ में पति के साथ में पत्नी नहीं है, बच्चे हैं, तो भी फैमिली है। पत्नी के साथ में पति नहीं है, बच्चे हैं, तो भी फैमिली है। अकेली औरत, अकेले आदमी की भी फैमिली होती है। अभी जरूरत के ऊपर, जैसे कि पहले व्यवहार, जैसे कि इकट्ठा रहने पहला वो आसान था। इकट्ठा रहने में बड़ी बड़ी फैमिली वो आसान बातें थी गांव में इकट्ठा रहने में। लेकिन व्यवहार के हिसाब से लोग शहर में आने लगे और छोटी फैमिली हो गई। शहर में आने में व्यवहारिक पूर्तता करने के लिए भी घर के दोनों लोगों को कमाना पड़ता है। तो फिर घर की महिला भी बाहर जाती है, तो उसमें वैसे परेशानी वाली बात ही नहीं है। ऐसी मन में रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जरूरत है इसके लिए जाती है। पूरा क्वांटिटी टाइम या क्वालिटी टाइम, ये विचार में लेके कि बाहर जाने वाले जो औरत है तो वो फैमिली में उसका अवधान नहीं रहता है, उसका बच्चों के प्रति वो कर्तव्य पूरा नहीं करती है, उसका लक्ष्य नहीं है। तो ऐसी बातें भी आती है। लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं कि जो दोनों भी माता और पिता दोनों भी बाहर होते हैं, फिर भी बच्चे अच्छी तरह से बनते हैं, अच्छा व्यक्तिमत्व उनका बनता है, क्योंकि वो जिम्मेदार बनते हैं। उनके ऊपर आत्मविश्वास उनमें बढ़ता है, क्योंकि उनपे जिम्मेदारी अगर डाली तो वो कोई भी बातें जो है वो आत्मविश्वास पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए अभी ये व्यवहार के हिसाब से छोटी फैमिली अभी बनी है, तो उसमें दिक्कत ये गलत है या पुरानी वाली अच्छी है, तो ये जो सोच है ये संकुचित कर देने वाली सोच है। जैसे कि पहले शादी ये आधार है कुटुंब व्यवस्था में, जो आधार है कुटुंब व्यवस्था का वो मैरिज है, शादी है। तो पहले शादी जो होती थी तो वो दो फैमिली को जोड़ने वाली होती थी। अभी शादी दो लोगों को जोड़ने वाली रह गई है। जब शादी में ही इतना चेंज हुआ है, ये आमूलाग्र बदल हुआ है, तो कुटुंब व्यवस्था में होगा ही। तो कुटुंब व्यवस्था में होता है तो समाज में भी होगा। तो इस तरह हमें ये स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन उससे एक बात तो जरूर हुई है, क्योंकि एक अगर घर की महिला बाहर जाती है तो जो पहले से ट्रेडिशनली वो चलता आ रहा है ना, कि घर का कर्ता पुरुष जो होता है ना, जो करने वाला, पूरा जिम्मेदारी लेने वाला, तो वो एक ही आदमी था। लेकिन अभी वो महिला भी बन सकती है। तो ये कुटुंब व्यवस्था में ये चेंज अभी अभी शहर की लेवल में तो दिखाई दे रहा है। अभी बच्चों के विकास के लिए और इनडायरेक्टली समाज के कल्याण के लिए सकारात्मक कौटुंबिक संबंध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो वैसे हम वैसा होना ही चाहिए बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो हमने सुबह के सेशन में भी विकास होना चाहिए। जो 4 अवस्था सुबह बोली थी कि ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में भी वो कर्तव्य है कि हमें कुटुंब अच्छा करना चाहिए। अगर हमें हमारे बच्चों को गिफ्ट देना है अच्छा, तो हम तो गिफ्ट तो देते ही हैं। कोई भी निमित्त तो होता है, हम गिफ्ट देते हैं। तो हमारे बच्चों को हमें अगर गिफ्ट देना है तो सुखी कुटुंब जो होता है वो गिफ्ट हमें देना चाहिए। तो अच्छा कुटुंब, आइडियल कुटुंब, सुखी कुटुंब बनाने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा कुटुंब ही बच्चों को अच्छी आदतें और अच्छी संस्कृति वो आदर्श में रखता है, अच्छी आदतें भी वो डालता है। क्योंकि वो अच्छे कुटुंब में आप देखना कि कुटुंब में वैसे होता है क्या कभी कि नियम बनाए हैं, ऐसा कोई बोलता है क्या कि कभी नियमावली ऐसे घर पे कोई लगाता है क्या? वैसे दिखती नहीं है कुटुंब में। लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर जाए और बाहर जाके हमें हमारे घर में हमें 7 बजे हम सब लोग इकट्ठा खाने के लिए बैठते हैं, ऐसे आपने सुना होगा।
लेकिन हमारे घर का नियम, हमने नियमावली लिखी है। हर एक घर की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन वो अलिखित होती है। अगर घर में कुछ अच्छी बातें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अच्छी आदतें आपको रखनी है उनके सामने, तो ऐसी कुछ बातें घर पे होनी चाहिए कि जैसे कि हम साथ में इकट्ठा खाएं, हम साथ में चर्चा करें। हम कोई भी प्रॉब्लम अगर आया है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर निकालना है, तो हमें छोटे से छोटा जो घटक है कुटुंब का, तो उसको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उसकी राय पूछना चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र एंटिटी घर का है। तो इसी तरह सकारात्मक एक परिवार बच्चों के लिए बन सकता है। कुटुंब के लिए कायदा यानी कोई लॉज नहीं होते हैं, लेकिन अनुशासन होना चाहिए। और वो अनुशासन भी सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, तो हमें करके दिखाना है। क्योंकि बच्चों को संस्कार जो है वो दे नहीं सकते, लेकिन वो उठा सकते हैं जो भी वातावरण है उससे। इसलिए वो अनुशासन जो है, वो अनुशासन का स्वीकार घर के सभी लोगों ने करना चाहिए, फिर वो छोटे जो बच्चे हैं वो भी उठा सकते हैं। और जो भी घर के सदस्य है, उनको आपस में एक दूसरे का भय नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई भी मेरे से गलती है, तो वो गलती हुई तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, घर वाले समझ जाएंगे, वो माफ करेंगे। जो कहावत है ना एक हिंदी में कि सुबह का भूला जब शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते, तो वो कुटुंब वैसा होना चाहिए। क्योंकि वो विश्वास हर एक को आना चाहिए कि नहीं, कोई भी बाहर कोई भी ऐसा हो कि मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन मेरे घर पे जो भी बड़े लोग हैं तो वो मुझे माफ करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। तो आगे की गलती सुधर सकती है, बार बार गलती होने की बजाय। एक और बात है कि जैसे कितना सिक्योर होता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है परिवार। तो जैसे कि एक निसर्ग का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये निसर्ग नियम है। लेकिन कुटुंब व्यवस्था उसको अपवाद है कि कुटुंब के बड़े जो है, वो बड़े जो भी छोटे हैं उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण तो तैयार करते हैं, लेकिन उनको फलने के लिए, फूलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक वातावरण भी देते हैं, अच्छा संरक्षण भी देते हैं और संस्कार भी देते हैं। इसलिए कुटुंब का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह ये जो हमारी जो छोटा जो घटक है, तो उसके आगे जाके संस्था जो होती है, वो संस्था भी एक बड़ा वाला परिवार ही है। अभी कल से आप लोग आए यहाँ, तो यहाँ आने के लिए बहुत, यहाँ कल देखा था, बहुत सबका उत्साह भी देखा था कि इतने 10 बजे तक बहुत दूर दूर से बहुत लोग आए थे, जर्नी करके, प्रवास करके आए थे। लेकिन किसी का भी उत्साह कम नहीं हुआ था रात तक, क्योंकि कुछ तो भी करने के लिए आए थे और एक विश्वास रख के आए थे कि वहां जाके हमें कुछ तो भी करना है, हमें सहभागी होना है। तो एक विश्वास है। तो जो भी संस्था, अभी यहाँ पाठशाला की तरफ, हमें पाठशाला हम कुटुंबशाला कहते हैं, तो स्कूल भी कैसा होना चाहिए। कल भी किसी ने तभी जिक्र किया था कि जब स्कूल घर हो जाए और घर पाठशालाएं हो जाए, तो समाज तभी बदल जाएगा, तभी बदल सकता है। तो ये पाठशाला तो कुटुंबशाला कहते हैं, क्योंकि ये परिवार जैसा वातावरण यहाँ देती है। यानी सब बच्चे ताई दादा बोलते हैं शिक्षकों को, और जो भी बच्चों के लिए है वो सब ताई दादा के लिए है। जो ये भावना जो है, इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है, जो भी बच्चों के लिए जो भी परिणामकारक बातें हैं वो होती है। हम बाहर कभी भी जाते हैं तो घर जैसा वातावरण होना चाहिए, इसे बोलते हैं। अगर रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि घर जैसा खाना होना चाहिए। तो घर जैसा खाना, इसका मतलब क्या है? तो घर में जितने प्यार से, जितने ममता से और जितनी अच्छी भावना से बनाया जाता है, इसीलिए वो पौष्टिक होता है, इसीलिए उससे कुछ तकलीफ शरीर को नहीं होती है। तो आजकल होटल में भी वैसे होते हैं,
आज घर जैसा होटल का खाना बहुत अच्छा, किंतु नहीं, अभी ऐसे होटल भी रेस्टोरेंट आ रहे हैं कि घर की टेस्ट आपको मिलेगी। तो ये घर का जो अपनापन है वो हम बाहर भी ढूंढते हैं, वो विश्वास, वो प्रेम, वो माया, वो भी हम ढूंढते हैं। तो इसीलिए ये घर का जो महत्व है ये बहुत बड़ा है। कोई भी अगर समय कोई भी है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी काल बदल जाए, कोई भी देश हो, बड़ा वाला डेवलप कंट्री हो, नहीं तो आदिवासी लोगों का पाड़ा हो, लेकिन कुटुंब का महत्व हर जगह पे है। और इसीलिए 1994 कुटुंब वर्ष करके, जागतिक परिवार दिन करके वो मनाया गया था। और तब से 15 मई जो है वो कुटुंब दिन करके मनाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को उसका महत्व समझ चुका है। तो एक और ऐसे कुछ बच्चों के लिए माँ बाप ने कैसे रहना चाहिए, कैसा वर्तन करना चाहिए, तो एक सर्वे किया था। सिर्फ उसके पॉइंट्स बताती हूँ, फिर अपने अपने ग्रुप में हम चर्चा करेंगे कि जैसे पालक बालक संबंध कैसा होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक मराठी में सुकाल और दुष्काल बोलते हैं। सुकाल यानी बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छी नगद निकलती है, यानी खेतों में बहुत अच्छा पूरा धान निकलता है जब सुकाल अच्छी बारिश होती है। और दुष्काल यानी दुष्काल, तो यानी बारिश कम हो जाती है और फिर नुकसान होता है, यानी ज्यादा बारिश हुई तो भी नुकसान होता है और कम बारिश हुई तो भी नुकसान होता है। तो बच्चों के सामने अभी अभी ऐसा हो रहा है, एक तो बहुत ज्यादा उनको अटेंशन मिलता है, बहुत ज्यादा उनको चीजें उनको दी जाती है, जो जितनी जरूरतें नहीं है उतनी ज्यादा उनको वो जरूरतें पूरी की जाती है, तो उसको हम सुकाल कह सकते हैं। बहुत ज्यादा मिलता है, उनको मांगने के पहले ही मिल जाता है, और किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये दोनों हमें लगता है अगर ना मिले तो बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादा मिले तो उससे बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ ऐसे 2-3 8-9 मुद्दे हैं कि कैसे बच्चों के सामने हमने कैसे वर्तन बड़ों ने करना चाहिए। तो इसके लिए एक टेस्ट ली थी, जो कुछ 50-75-100 लोगों के पास वो टेस्ट लेके गए थे। तो मैं सिर्फ वो बताती हूँ कि जैसे रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, ये दो बातें हैं कि ये दो विरुद्ध बातें हैं। कि रिजेक्शन, जब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति उनकी सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं दिखाई देती है, रिजेक्शन, वो रिजेक्ट करते हैं उनकी हर बातें। और कभी कभार एक्सेप्टेंस करते हैं, इतना कि हर एक बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोनों विरुद्ध बातें हैं। दूसरी बात है कि केयरलेस होना, कि जो भी एटीट्यूड होता है वो बहुत केयरलेस, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, और एक ओवर प्रोटेक्शन होता है। तीसरी बात एक निग्लिजेंस होता है, यानी बिल्कुल भी मदद नहीं करनी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और दूसरा होता है ओवर इंटेलिजेंस, यानी जब जितनी भी डिमांड होती है उतनी हम पूरी कर देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रियलिज्म होता है कि जैसे कोई भी अपेक्षा नहीं है अपने बच्चों से, कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। और एक होता है यूटोपियन एक्सपेक्टेशन, यानी बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं, बहुत ही ज्यादा। दूसरा और एक आगे का मुद्दा है कि लीनियंट स्टैंडर्ड्स, और उसकी अपोजिट साइड जो है सीवियर मॉरलिज्म, यानी बालक एक तो जितनी भी मिस्टेक होती है अपने बच्चों की वहां बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो फिर इतनी अपेक्षा रखती है कि एक भी गलती ना हो बच्चों से। और एक आगे का मुद्दा है कि टोटली फ्रीडम दे देते हैं। और दूसरा जो है कि सीवियर डिसिप्लिन, बिल्कुल भी स्वातंत्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही डिसिप्लिन। आगे की बात है कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि जो भी पति पत्नी में जो भी वाद है, संघर्ष है, तो बच्चों के सामने झगड़ा होता है, और मैरिटल एडजस्टमेंट की
वो भी संतुष्ट है और बच्चों को भी संतुष्ट रखते हैं। और एक फॉल्टी रोल एक्सपेक्टेशन है और दूसरा रियलिस्टिक रोल एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें फॉल्टी में नैतिक मूल्य संस्कार इसको बिल्कुल भी पेरेंट्स महत्व नहीं देते हैं, और दूसरे में नैतिक मूल्य संस्कार इसको बहुत मूल्य देते हैं, जो वास्तव से भी कभी कभी कभार दूर लेके जाते हैं। तो ऐसी जो सर्वे की थी, तो हम किस में बैठते हैं, अगर इसमें बैलेंस हो जाए तो ही बच्चों के सामने हम सकारात्मक कौटुंबिक वातावरण दे सकते हैं, जिसमें शायद यानी चांसेस बढ़ सकते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके विकसित होंगे। धन्यवाद।